आज भी हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस बहुत एडवांस लेवल क्वेश्चंस नहीं है, अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बेसिक को क्लियर करेंगे। तो इन प्रॉब्लम से उन बच्चों को हेल्प मिलेगा जब वो इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे और उसके बाद अगर इन क्वेश्चंस को गो थ्रू होंगे तो उनको इस टाइप के क्वेश्चंस में, मीडियोकर क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करते हैं उसका आइडिया मिले। बेसिकली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये मेरा मोटिव है कि उन बच्चों को हेल्प मिले। तो क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड करता हूँ। एक ब्लॉक है, इसका मास m है, वेज का मास m है, a1 और a2 एक्सेलरेशन है। a1 किसका एक्सेलरेशन है? वेज का। वेज का एक्सेलरेशन जो बच्चे इस तरफ होगा, ठीक है ना, इस तरफ आपका एक्सेलरेशन a1 है। और a2 जो है वो एक्सेलरेशन है ब्लॉक का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो नॉर्मली क्या हो कि हम ऐसे साइन शो करते हैं क्योंकि ये हमें वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक अगर मूव करेगा तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसको ए रिलेटिव हम बोलेंगे। n2 जो है, n1 जो है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड वेज है। ब्लॉक एंड वेज, यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो n1 है और यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो n2 है। फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है। तो हमें कुछ ऑप्शंस यहाँ पर हैं जो हमें देखने हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास का है। तो अगर हम ये देखें, सेंटर ऑफ मास से भी देख सकते हैं। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सिस्टम पर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय सिस्टम का मास, ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो अगर बच्चों ने सिर्फ लॉज ऑफ मोशन ही करा है तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। जिन्होंने करा है वो इसको देख सकते हैं। अच्छा, वेक्टर है तो आप इसे अगर वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स देखेंगे तो वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों को सिस्टम मान लेते हैं। जब भी आप किन्हीं दो बॉडी को सिस्टम मानते हैं तो उनके बीच में एक्ट करने वाला जो फोर्स होता है वो इंटरनल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका वेज हो गया और ये आपका ब्लॉक हो गया, इन दोनों को सिस्टम माना तो इनके बीच में ये नॉर्मल इंटरनल हो जाएगा, ये एफबीडी में नहीं दिखेगा। अब ग्राउंड जो है सरफेस एक्सटर्नल हो गया तो ये नॉर्मल एक्सटर्नल हो जाएगा n2, और दोनों का जो वेट होगा मतलब m प्लस m इंटू जी, ये भी एक्सटर्नल हो गया। अब देखिए ये पॉइंट धीरे धीरे नीचे आएगा। तो धीरे धीरे जब नीचे आएगा तो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास भी पूरे सिस्टम का नीचे की तरफ आएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास इस तरफ एक्सेलरेट करेगा। जिस तरफ एक्सेलरेट करेगा उस तरफ का फोर्स डोमिनेट करेगा। इसका मतलब एटलीस्ट मैं ये तो लिख ही सकता हूँ कि इसकी वैल्यू n2 से बड़ी, मीन्स n2 इज लेस देन m प्लस m इंटू जी। तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें, हमें इसमें इनकरेक्ट ऑप्शंस ढूंढना है तो ये करेक्ट हो गया। करेक्ट बोलेगा तो मल्टी करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये, क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शंस लग रहे हैं हमें। अगर कैपिटल एम को सिस्टम माने, अब हमने सिस्टम अगर कैपिटल एम को माना तो ये नॉर्मल भी एक्सटर्नल फोर्स अपीयर होगा। ये एक्सटर्नल होगा, सरफेस अर्थ का पुल एक्सटर्नल होगा। कितने फोर्सेस ये एक्सपीरियंस कर रहा होगा। और अगर आप देखें तो इस नॉर्मल का जो ये कंपोनेंट है इधर, ये n1 साइन थीटा होगा जो इसे एक्सेलरेट करेगा a1 से। तो n1 साइन थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन हुआ, ये भी करेक्ट है। थर्ड जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सिस्टम पर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। अगर हम m प्लस m को एक सिस्टम माने तो सिस्टम पे x डायरेक्शन में आप देखिए कोई फोर्स नहीं दिख रहा है। ये भी y में है, हाँ, वेट भी y में, x में कोई फोर्स ही नहीं। सिस्टम पे x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब सिस्टम पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो। और ये क्या होता है, m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू जीरो। सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं है। अब आप इसे इक्वेट करेंगे तो m a1 वेक्टर प्लस स्मॉल m a2 वेक्टर इक्वल टू जीरो। ये अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन है। तो हमारा जो करेक्ट इसमें अगर आंसर होगा तो वो बी हो जाएगा। जब बी हमने भी सॉल्व नहीं किया, वैसे तो इनकरेक्ट है, तीन सही है तो ये गलत होगा, ठीक है। तो मैं इसको मार्क कर, लॉज ऑफ मोशन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पूरा आपको एफबीडी बना करके पूरा इसको सॉल्व करना होगा। तो एनीवे हमें आइडिया हो ही गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो एक सिंपल सा सिस्टम मुझे दिख रहा है, तीन ब्लॉक का, जिसमें एक अप्लाइड फोर्स है और तीनों बॉडीज का मास गिवन है। तो कॉमन एक्सेलरेशन होगा। तो कॉमन एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट पुल या पुश डिवाइड बाय सिस्टम का मास। तो नेट पुल आपका हो गया 60 और समेशन ऑफ मास हो गया 60। सो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। T1 T2 पूछ रहे हैं, तो अगर मैं सिस्टम M को मान लूं तो ये T1 क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा इसके लिए। तो ये T1 हो गया और एक्सेलरेशन कितना है 1। तो T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। T2 निकालना है तो C का मतलब सिस्टम मान लेता हूँ। तो जिसको भी सिस्टम मानेंगे उस पर बाकी जो भी सराउंडिंग है वो उस पर फोर्स लगाएगा। तो F इस तरफ लगेगा, T2 इस तरफ लगा, एक्सेलरेशन ऑलरेडी वी हैव 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड F इज व्हाट 60 न्यूटन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 60 माइनस T2 इज इक्वल टू, C का मास कितना है 30, 30 इंटू 1, T2 इज 30 न्यूटन। सो 10 एंड 30,
10 and 30 इज दिस। ठीक है, ये भी देखा जाए तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है। कि अगर आप लिफ्ट के फ्रेम से देखेंगे, आपको जी इफेक्टिव दिखेगा 13, है ना, 10 + 3, और लिफ्ट के रेस्पेक्ट में तीनों बॉडी इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स आप बैलेंस करा दें। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट ऑन द मास m1, यहाँ नॉर्मल निकालना है। तो आप इन तीनों बॉडी को एक सिस्टम मान लें। सिस्टम मान लेंगे तो ये नॉर्मल एक्सटर्नल हो गया जो निकालना है। अर्थ का पुल वेट हो जाएगा 90, 90 नहीं, 9 kg हुआ, इंटू जी जो 10 होगा उसकी जगह 13 लिखेंगे। एन विल बी 13 × 9। क्वेश्चन सही है। अब आप यहाँ देखिए, तो इसमें हम क्या करेंगे कि M1 और M2 को सिस्टम मान लेंगे। इंटरनल कौन बन जाएगा, यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इंटरनल हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि जो भी मैन फोर्स लगाएगा वही आपका टेंशन बन जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये पुली जो है वो सिस्टम के बाहर है, क्योंकि मैंने जो सिस्टम अज्यूम किया है मैन प्लस प्लेटफॉर्म। अच्छा, किस थॉट प्रोसेस से किया, क्योंकि दोनों एक साथ ही एक्सेलरेट कर रहे हैं, एक्सेलरेटिंग अप while standing on the platform of mass m2। एक्सेलरेशन भी गिवन है, तो दोनों को सिस्टम मान रहे हैं, और दोनों देखो यहाँ पे कांटेक्ट पे है, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो अगर हम एफबीडी बनाएं तो एक टी आपका ये भी एक्सटर्नल हो गया, ये टी एक्सटर्नल हो गया। अर्थ का पुल आ जाएगा कितना, m1 + m2 × g, और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा A। तो 2t - m1 + m2 × g इज इक्वल टू m1 + m2 × a, और ये t की वैल्यू आ जाएगी m1 + m2, कॉमन ले लेंगे तो g + a भी आ जाएगा बाई 2। 2t माइनस, तो 2t - m1 + m2 g। तो इसमें मैच तो यहाँ m1 + m2 होना चाहिए। एक बार आंसर हम देखते हैं डी। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, करेक्शन कर देता हूँ मैं, अदरवाइज कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेना अगर कहीं मिस्टेक होगा तो ये इसका अप्रोच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्मूथ वेज है, एक्सेलरेशन ए g tan थीटा। g tan थीटा का मतलब ये होता है, अगर ये जो एक्सप्रेशन मैं आपको बताऊं, मान लो कि ये एक आपका प्लेन है। मैं इनफैक्ट इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप अगर आप इसे इस डायरेक्शन में g tan थीटा से लेके जाएंगे, तो ये जो प्लेन है, प्लेन के सरफेस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, फील नहीं होगा। आप चेक कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पे किसी बॉल को रख देंगे या किसी डिस्क को रख देंगे, तो ये एज इट इज इसके ऊपर रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ये रेस्ट में रहेगा। कैसे वेरीफाई करेंगे, आप चेक कर लो। अगर वेज के फ्रेम में देखेंगे तो ये आपका g tan थीटा आ गया, और इधर क्या आ गया, जी आ गया। इन दोनों का रिजल्टेंट इस लाइन के अलोंग आप चेक कर लो। सो दिस एंगल इज थीटा, दिस इज थीटा। इस तरफ क्या आ जाएगा आपका g sin थीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा g tan का cos थीटा, विच इज एक्चुअली g sin थीटा। तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई, इक्वल हो गई। इसका मतलब अलोंग द फील्ड, अलोंग द प्लेन, ठीक है ना, ए इज 0। इस लाइन के अलोंग इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो अब आपने क्या किया कि इसके ऊपर एक ब्लॉक यहाँ पे रखा, और इसको वेलोसिटी इस तरफ वी दे दिया रिलेटिव टू वेज। अब वेज के ऊपर ये कोई फील्ड एक्सपीरियंस तो कर नहीं रहा है, तो इसी कांस्टेंट स्पीड से ये मूव करेगा, और एल इसका लेंथ है, तो कितना टाइम लगेगा नीचे पहुंचने में, L/V। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन की बात हो रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन की बात होगी तो इसी एफबीडी में अगर हम देखें तो नॉर्मल में एक mg का इस तरफ अगर आप देखेंगे, तो mg का cos थीटा हो जाएगा, और mg tan का साइन कॉम्पोनेंट। अब ये और ये, तो सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, mg cos थीटा, mg tan थीटा sin थीटा। mg कॉमन निकाल लिया, ये हो गया cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा। एलसीएम ले लेंगे तो cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 हो जाएगा, mg बाई cos थीटा, mg sec थीटा। तो ए करेक्ट हो गया हमारा, बी करेक्ट हो गया। और थर्ड ऑप्शन जो है, देखो थर्ड ऑप्शन में हमने नॉर्मल कितना निकाला, mg sec थीटा, तो ये आपका आ गया mg sec थीटा, ये नॉर्मल, इसकी वैल्यू हो गई mg sec थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट कितना हो जाएगा, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट हो जाएगा। तो mg sec का कॉस कंपोनेंट क्या हो गया, mg, और इसका अपना वेट कितना है, कैपिटल mg। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, n, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg प्लस स्मॉल mg। ये आंसर, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। तो अगर सिंगल करेक्ट है तो हमारा ऑल द अबव।
क्वेश्चन रीड करिए। बोल रहा है एक हेलीकॉप्टर है जिसका मास m है, is carrying a box of mass small m at the end of the rope and is moving horizontally with constant acceleration। तो मान लेते हैं कि ये एक हेलीकॉप्टर हो गया, ठीक है। और आपने क्या किया, यहाँ से एक पार्टिकल या बॉक्स जिसका मास स्मॉल m है, ये कैपिटल M है, और ये हॉरिजॉन्टली a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। द रोप इज स्ट्रेच्ड आउट फ्रॉम द हेलीकॉप्टर एट अ कांस्टेंट एंगल थीटा विद अ वर्टिकल। ठीक है, अगर आप इसके फ्रेम में देखेंगे और यहाँ कांस्टेंट एंगल लिखा है, इसका मतलब हमें ये समझना है कि ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, वो एंगल चेंज नहीं हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू हेलीकॉप्टर। तो आप हेलीकॉप्टर के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये पॉइंट आपका फिक्स हो गया, और ये यहाँ पर दिख रहा होगा, हेलीकॉप्टर आगे जा रहा है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये एंगल थीटा होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया फिर, टी एम जी और सूडो। और आप देखिए तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा। तो वेक्टर के अप्रोच से देखेंगे तो tan थीटा कितना होगा। ठीक है।